हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम योगेश आर्य है और मैं आपको 11th क्लास का फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स। ये मैथमेटिकल टूल में एक सब टॉपिक है। आपने मैथमेटिकल टूल के नाम से एक चैप्टर देखा होगा एनसीईआरटी में। एक्चुअली वो चैप्टर्स में बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें कि मैथमेटिकल टूल के जो मेन पार्ट्स हैं उसको एक्चुअली डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वेक्टर्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड और जो डिस्टेंस है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट और जो वेलोसिटी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम अगर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारा वर्क एनर्जी पावर में आता है, जिसमें हम वर्क डन निकालते हैं जो कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है, बट हम उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देन वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हम रोटेशनल में टॉर्क निकालते हैं, आर क्रॉस एफ। आर इज़ ए पोजीशन वेक्टर जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस करते हैं उसका फोर्स वेक्टर के साथ, एंड देन वी ऑल्सो गेट ए टॉर्क वेक्टर। सो हम वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक्चुअली मैथमेटिकल टूल जो चैप्टर है वो आपका वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वेक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको आज मैं बताऊंगा। और इसके बारे में आगे बढ़ते बढ़ते जो बोर्ड की क्लासेस हैं उसमें भी इसका जो डेरिवेशंस है, कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, वो भी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ वेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि वाई वेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सो एक्चुअली स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि अगर आप ड्रंकन पीपल देखा होगा कभी, रैंडम वॉक जिसे हम फिजिक्स में बोलते हैं, रैंडम वॉक का अगर आपने पाथ देखा होगा तो वो रैंडम होता है। अगर वो इधर जाएगा फिर वो इधर जाएगा तो इधर जाएगा, है ना। अगर हम उससे स्टडी करना चाहते हैं ना, बहुत रैंडम वॉक होता है, जिग जैग ऐसा कोई पाथ है। तो अगर हमें वेक्टर्स नहीं पता होंगे तो वी कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस काइंड ऑफ पाथ्स। मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट भी हम पढ़ते हैं, थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट हम इस टाइप के पाथ को पढ़ने के लिए वेक्टर इज़ द बेस्ट टूल इन द फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि हम उसके बिना हम ना तो ये पता कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में टर्न किया। मान लो फॉर ए सिंपल केस, मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम सिर्फ 3 स्टेप्स लेते हैं एक ड्रंक पीपल के या रैंडम वॉक के, और फिर समझते हैं कि वेक्टर्स उसमें कितना हेल्पफुल है। ठीक है, एक ड्रंक पीपल ने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ठीक है, और यहाँ पे वो जाता है, उसके बाद वो टर्न लेता है, मान लीजिए 90 डिग्री। अभी हमें पता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 90 डिग्री पे टर्न लिया उसने। उसके बाद उसने फिर से एक टर्न लिया, देन वो फिर से एक टर्न लेता है, फिर इससे ये यहाँ पहुँचता है और यहाँ आके वो रुक जाता है। ठीक है, तो अगर हमें वेक्टर्स नहीं पता होंगे तो वी कैन नॉट फाइंड आउट कि उसका ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये मान लीजिए फाइनल पॉइंट सी है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकलेगा। तो वेक्टर्स यहाँ पे क्या करता है कि हमें एक डायरेक्शन देता है कि आप इधर जाइए, देन वो एक डायरेक्शन है, वो फिर एक डायरेक्शन है, देन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया है, देन वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न लेके यहाँ पे पहुँचा है। तो वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इन ए सिंपल वे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है दिमाग में वो ये है, बच्चों के मोस्टली बच्चों के आता है कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। कोई भी चीज़ ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे अगर जीरो है, आर्यभट्टा ने उसको जीरो को दिया तो जीरो की कोई ज़रूरत हुई होगी तभी उसको इंट्रोड्यूस किया होगा, है ना। तो वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी, है ना। बेसिक जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो 2 पर्सन्स का जिक्र करते हैं। मान लीजिए वो ए और बी ही है। ठीक है, ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। अगर ए पर्सन को बी पर्सन की तरफ जाना है और हमें बस इतना पता है कि वो अप्रोक्सीमेटली कुछ डिस्टेंस दूर है, मान लीजिए वो x किलोमीटर दूर है ना। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। तो अगर ए को बी की तरफ जाना है तो वो क्या करेगा, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता है,
वो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, और वो ऐसे घूम के भी बी के तरफ जा सकता है। ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो वेक्टर ने इस काम को आसान किया कि जो डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन अगर आपने पकड़ ली, हमने उसको ए को बताया कि आप है ना स्ट्रेट है ना x किलोमीटर जाएंगे तो वह आप बी तक पहुंच जाएंगे। तो आपने उसको एक स्ट्रेट, यानी कि अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूँ, मान लो ये x एक्सिस है, तो मैंने उसको आई कैप जो डायरेक्शन दी वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करने के लिए या वेक्टर को समझने के लिए कि हमने ए को बी की तरफ जाने के लिए जो डायरेक्शन दी वो आई कैप है। तो इसको सिंपल समझते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं 5 किलोमीटर चला तो मैं स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर में एक्स डायरेक्शन में चला या वाई डायरेक्शन में चला तो मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो एक डायरेक्शन के साथ जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है दैट बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि हम दो टाइप से फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका स्केलर और एक हो गया वेक्टर। तो पहला आपके पास स्केलर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर्स। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हैं क्या दोनों क्वांटिटीज़। और पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। एनीथिंग विच वी कैन मेज़र इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब उसको मेज़र करने के लिए हमने दो टूल्स का यूज़ किया, एक स्केलर का और एक वेक्टर का। ठीक है, तो स्केलर जो है उसके पास जस्ट मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं 5 किलोमीटर चला, है ना, तो मैंने क्या किया, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताया। तो ओनली मैग्नीट्यूड, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड देन दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या जो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? ऐसा नहीं है, इसमें कुछ कमी है और उस कमी को हमें प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे लिखना है। ठीक है, उसको कमी को दूर करके प्रॉपर डेफिनेशन देना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, करंट। ठीक है, हम सभी ने सुना हुआ है करंट क्या होता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। हम बोलते हैं कि एक सर्किट में 5 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, और उसके पास मैग्नीट्यूड तो 5 एम्पियर हो गया, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज वी स्पेसिफाई विद द एरो इन द सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो फिर वो वेक्टर होना चाहिए। बट करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? स्केलर इसलिए है, मान लो हम 12th में चलते हैं, थोड़ा है ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक सर्किट डायग्राम है, हमने क्या किया, पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब ये R1 है, मान लो ये R2 है, और यहाँ से करंट I जा रहा है। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा सर्किट हो गया। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा करंट जा रहा है I1, है ना। ऊपर वाली ब्रांच में मैंने I1 करंट पास किया है, और नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें मैंने I2 करंट पास किया है। तो ये जो टोटल करंट जब जंक्शन पे दोबारा मिलेगा करंट, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, I, है ना। और यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्केलर की तरह ऐड हुआ है। जैसे मैं बोलूँ इसके अंदर मान लो 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ये टोटल करंट 5 एम्पियर था, मान लो ये 5 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये 3 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है, तो जो टोटल करंट हो गया हमारा 5 एम्पियर आएगा। तो ये स्केलर साइड होते हैं ऐसे, तो है ना। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट स्टिल उसके पास डायरेक्शन है। देखो मैंने एरो के साथ इसको डिनोट किया है। तो क्या प्रॉपर डेफिनेशन होगी वेक्टर की? हम ये कहेंगे कि एनीथिंग, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लस इट फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, प्लस इट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये नहीं होगा तो वेक्टर की डेफिनेशन अधूरी है। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं
कि टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो मेनली जो वेक्टर्स की टाइप होती है वो एक्चुअली अगर हम सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो दे आर मैनी, बट मेनली हम बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर्स, उसके बाद अनइक्वल वेक्टर्स, मेन जो है हमारा यूनिट वेक्टर है उसके तो हम भूल ही नहीं सकते, बिकॉज अगर किसी वेक्टर को डायरेक्शन देना है तो यूनिट वेक्टर के बिना हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो बच्चों उसको याद रखना है, यूनिट वेक्टर। तो मेनली तो ये तीन है, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स हैं वो भी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। तो अब बात करते हैं पहले इक्वल वेक्टर्स क्या हैं। इक्वल वेक्टर्स, तो इसको समझने के लिए सिंपली हमारे पास वेक्टर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर मैं उसको दोबारा से रिकॉल करूं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा तो वो फॉलो करेंगे ही करेंगे, तभी वो वेक्टर बनेंगे। अगर कोई दो वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास हैं, मान लो नॉन जीरो वेक्टर्स, तो अगर हमें ये बताना है कि वो इक्वल वेक्टर हैं या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो वेक्टर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये दो वेक्टर मैंने ले लिए। अब यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स में इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मान लीजिए ये एक्स है आपका, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, और मैं इसको आई कैप बोल रहा हूँ। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, मैं अभी बताने वाला हूँ उसके बारे में कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ कि ये एक्स कैप में मूव कर रहा है, तो दोनों ए और बी वेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, अगर ए का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल हो जाए बी के जो मैग्नीट्यूड है। तो ये जो मैंने लगाया है मोड, ये मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसे भी मैं अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स में इससे जो हटके जो भी कंडीशन इसके ऊपर लगेगी इस वेक्टर पे, मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुआ तो भी अनइक्वल है, अगर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं हुई तो भी अनइक्वल हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में मतलब ये ऑपोजिट हो जाए, एंटी पैरेलल पैरेलल, है ना, तो वो सभी अनइक्वल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर देता हूँ दूसरे वेक्टर से, मान लो ये बी वेक्टर है हमारा और ये ए वेक्टर है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है जो वो इससे ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है ना, तो मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो गया, तो हम अनइक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल नहीं कर रहे हैं। अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल इसके साथ जुड़ता हुआ एक सब टॉपिक है। पैरेलल वेक्टर तभी हो सकते हैं जब दो वेक्टर्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स दे हैव सम, दे कैन ऑल्सो लाइक लाई ऑन ईच अदर, मीन्स अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर लाई करता है तो वो कोलिनियर हो जाते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करना और एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाई कर जाना, देन दैट वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। बट ऐसे जो वेक्टर्स हैं जिनमें कुछ स्पेस है, तो ऐसे पैरेलल वेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। और एंटी पैरेलल में करेंगे तो एक्चुअली वी आर स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर। मान लो ए वेक्टर है ये, ठीक है, और बी वेक्टर को मैंने एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा दिया, तो ये एक्चुअली एंटी पैरेलल हो जाएंगे, एंटी पैरेलल, और ये हो जाएंगे आपके पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों?